हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम एसएसटी का एक नया चैप्टर जो आपको पार्ट है ज्योग्राफी का, इसको लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स के थ्रू डेवलपमेंट क्या होता है। इस चैप्टर के पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी दो आपको चैप्टर को पहले मैंने क्या कर दिया, अपलोड आपको कर चुका है यहाँ पे है, जिसमें एक आपको पॉलिटी का चैप्टर होगा पावर शेयरिंग और एक चैप्टर हमारा है हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और उसमें हमने वन बाय वन आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, एक नोट्स के फॉर्मेट में मैंने उस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पहले अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं या फिर आपको उस चैप्टर में कुछ भी अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो मेरा आपको चैनल है आप वहां पे पहले जाइए, विजिट कीजिए और उन सब चीजों को पहले समझ लीजिए। वहां आपके पास टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं है, याद रखिए क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट है उनके पास जो टाइम है वो टाइम बहुत आपको लिमिटेशन में है। लिमिटेशन का मतलब क्या यहाँ पे है कि आपको ये मंथ आपको अप्रैल और मई 2 मंथ आपको बीत चुके हैं, बचा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैं नवंबर दिसंबर का काउंट इसमें नहीं करने वाला यहाँ पे, क्योंकि 2 महीना हमको कैसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ पे हैं। और अक्सर आपको क्या होता है कि विंटर टाइम में, ठंडे के टाइम में पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे उस समय आपको नींद बहुत ज्यादा लगती है, यहाँ पे नींद की समस्या होती है। उस समय ठंडे के टाइम में आपको उठ के पढ़ पाना, आपको अच्छे से डील कर पाना, आपको ये पॉसिबल जल्दी होता नहीं यहाँ पे है। इसीलिए आपके पास देखिए, अगर मैं बात करूं अगर तो 5 महीने आपको बस लगभग बचे हुए हैं। 5 मंथ का मतलब 150 डेज के आसपास का आपको बस टाइम आपके पास है यहाँ पे, और उसी टाइम में हम लोग को अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। यहाँ पे एसएसटी के लिए आपको ज्यादा सोचने की नीड नहीं यहाँ पे है, आपको बस मेरा वीडियोस देखना यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट को बस आपको समझना यहाँ पे है। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको जितना भी आपके पास क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उनको पहले डील करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, पहला एक चैप्टर का वीडियो देखा, पावर शेयरिंग का वीडियो देखा आपने, और आपने क्या किया 2025 में, 24 में, 24 में, 23 में, 22 में, पिछले 5 साल या 10 साल का जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ चुके हैं उस चैप्टर से पावर शेयरिंग को पहले उसको आपको डील करना है यहाँ पे। और ये देखिएगा कि आपको कंसेप्ट समझने के बाद क्या मैं क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको डील कर पा रहा हूं कि आपको नहीं कर पा रहा हूं। अक्सर एक समस्या होती है बच्चों के साथ में क्या कि कंसेप्ट पता रहता है, आइडिया सब कुछ यहाँ पे है चैप्टर के बारे में, है ना, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपको आता है बहुत दिमाग आता है ना। तो इस चीज का प्रैक्टिस आपके जब जाइएगा बोर्ड में आप लोग, तो अगर पहले से इसका अगर प्रैक्टिस अगर आपके पास अगर है, आपने जो भी आपको पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं आपने उन क्वेश्चन को अगर अच्छे से अगर डील किया अगर होगा है ना, तो फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो, वहां पे डील करना आपके लिए बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। वहां पे आप इजीली क्वेश्चन को डील आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ये है, जैसे पहले पावर शेयरिंग देख लिए, उसका क्वेश्चन डील कर दिए, फिर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसका जो भी क्वेश्चन आता है उसको डील कर लिए। वन बाय वन जैसे जैसे चैप्टर का एंड होते जाएगा आपको बस मेरा जो कंसेप्ट है बस उसको आपको बस समझ लेना यहाँ पे है, और समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करना है। एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप स्टडी करते हैं तो इतना श्योर रहिएगा कि नवंबर तक आते आते आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप उस चीज को अचीव कर लीजिएगा जो मार्क्स को आप डिमांड कर रहे हैं। मेरा आपसे ये वादा है कि अगर मेरा वीडियो अगर आप देखते अगर है, अगर कंसेप्ट को समझ लेते हैं, सिर्फ वीडियो देखना ही काम नहीं यहाँ पे है, वीडियो तो देखना ही है, बस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। जो भी चीज आप पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं, इस बोर्ड पे जो मैंने टॉपिक लिखा है इस टॉपिक को आपने क्या किया, एक कॉपी में आपने इसको क्या किया, लिख लिया, नोट्स के फॉर्मेट में आपने क्या किया, इन सबको लेके आया और पढ़ के आपने पहले मेरा वीडियो देख लिया, समझ लिया। यहाँ पर समझने के बाद आपने क्या किया, इसको खुद से 1-2 बार आपने पढ़ लिया। सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। खुद से जब तक नहीं पढ़िएगा चीजें आपके लिए आसान नहीं बनेगी ना। दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है ना। अगर मुश्किल अगर होती अगर तो आपको झारखंड का एक इंसान जो पहले बिहार में था, वो झारखंड जापाट, वहां का एक इंसान आपको पूरा पहाड़ काट दिया। अगर किसी काम को हम लगातार करते हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं आपको
दशरथ मांझी की, जिन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के लिए, अपने जब उनकी पत्नी जाती है आपको पहाड़ पे, वो जब वहां से गिरती वहां से है, तो उनके अकॉर्डिंग इस पहाड़ में क्या किया है, मेरी पत्नी का जान लिया। और उस पहाड़ को उन्होंने क्या किया, आपको 22 साल लगे उनको, और 22 साल में क्या किया, उन्होंने पूरा पहाड़ ही काट दिया। ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया यहाँ पे है कि अगर किसी भी चीज को अगर कंटिन्यू अगर किया जाए, अगर एक आपको फिक्स रेशियो में अगर किया जाए, तो कोई भी चीज आपके लिए आसान बन सकती है। बस वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस चीज को कंप्लीटली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक सोशल साइंस की बात है, इसमें ज्यादा टाइम देने के लिए नहीं है। डेली अगर आप कम से कम 30 मिनट 30 मिनट अगर टाइम अगर निकाल पाते अगर, या मैक्सिमम 1 आवर, ज्यादा से ज्यादा खूब टाइम देना है तो 1 घंटा, अगर डेली 1 घंटा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन डेली पढ़ना है 1 घंटा, नियम से पढ़ना है। अगर चीजें अगर आती भी है तो उसका रिवीजन कर लेना है। 1 घंटा अगर डेली पढ़ लेते अगर, तो नवंबर दिसंबर आते आते आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान लगेगा, लगेगा कि इसमें तो कुछ है नहीं। आप हमको सब आइडिया है, यहाँ पे करना आपको बस, यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ इसको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए 5 घंटा और फिर आपको 10 दिन मैंने क्या किया, इसको बुक का ओपन भी नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा, सब भूल जाइएगा, सब ऐसा हो जाएगा। डेली पढ़ना है कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक, 30 मिनट से 60 मिनट तक आपको डेली पढ़ना है। अगर इसको आप कंटिन्यू अगर कर पाते अगर हैं तो आपके लिए बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग सेटिस्फाई आवर नीड्स, कोई भी चीज अगर हमारे जरूरत को पूरा करती है तो वो चीज हमारे लिए बनती है, रिसोर्स बनती है। और उस रिसोर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। जैसे इंडिया के पास जो रिसोर्स है, इंडिया अपने रिसोर्स का यूज करता है अपने कंट्री के डेवलपमेंट में, है ना। रिसोर्स अगर रहेंगे तो डेवलपमेंट का स्पीड बहुत फास्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते अगर है कुछ कंट्री का जहां बहुत आपको ज्यादा मात्रा में रिसोर्स है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, रिसोर्स है, डेवलपमेंट फास्ट हुआ। कुछ ऐसे कंट्री जहां पर रिसोर्स नहीं है, जैसे जापान, और जापान में रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी क्या होता है वहां पे आपको, कि उसने क्या किया, जो उस कंट्री के लोग हैं, जो उस कंट्री के पीपल है, उनको क्या किया, एजुकेट किया, उनको स्किल दिया, है ना, उनका हेल्थ कंडीशन ठीक रहा, और उसने अपने इंसानों को ही क्या किया, आपको रिसोर्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल लिया, और उनके कंट्री का डेवलपमेंट बहुत आगे यहाँ पे है। जर्मनी हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर रिसोर्स कम होते हुए इनका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वैसे कंट्री ने एक काम किया है, अपने पॉपुलेशन को ही रिसोर्स के फॉर्म में लेके चले आए। फिलहाल जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये दिया है रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे रिसोर्स को आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया यहाँ पे है। इसके बाद टॉपिक आएगा, हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने क्या किया, उसका ओवर यूज करना शुरू किया, और उसके क्या रिजल्ट आए, इसमें देखना हमको यहाँ पे है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया क्या होता है यहाँ पे, कैसे हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल मैनर में लेके आएंगे यहाँ पे, खैर समझेंगे इसको हम लोग। नेक्स्ट दिया उसके बाद आपको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे है। रिसोर्स प्लानिंग, और लास्ट में हमारा आएगा प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना, ये टॉपिक। और इस चैप्टर से, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लगभग 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये मार्क्स के वैल्यू और बढ़ सकते हैं, लेकिन जो अभी तक रिकॉर्ड है सीबीएसई का, वो या तो आपको 3 नंबर का, और नहीं तो 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर आपको एग्जाम में आता है। इस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, चीजों का वन बाय वन आपको समझते हैं, है ना। अब देखिए दिया है यहाँ पे रिसोर्स, पहला मैंने इसका लिया आपको डिफिनेशन लिया है, रिसोर्स होते क्या है, देखिएगा, रिसोर्सेज आर सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर दैट आर हेल्प टू सेटिस्फाई आवर नीड। यानी रिसोर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ये एक आपको नेचुरल चीज यहाँ पे है, और उस नेचर से ऑब्टेन करने के बाद उस आपको जो ऑब्जेक्ट को जिसने हमने आपको नेचर से ऑब्टेन किया है, उसके हेल्प से क्या करते हैं, हम अपने नीड्स को आपको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे कि ये मार्कर हो गया, और ये मार्कर के हेल्प से मैं अभी आपको एक काम कर रहा हूं, मैं आप लोग को अभी यहाँ पे जो भी टॉपिक है मैं समझा रहा हूँ। तो ये मार्कर हमारे लिए क्या बन गया है, रिसोर्स बन गया। ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये हमारे लिए रिसोर्स है।
जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो कैमरा भी मेरे लिए आपको रिसोर्स यहाँ पे है। यहाँ पे जो लाइट जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, है ना, ये भी हमारे लिए रिसोर्स है। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे जो नीड्स है अगर उनको फुलफिल करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हमारे लिए रिसोर्स बनता है। यहाँ पे बेसिक सा ये दिया यहाँ पे है। और जो रिसोर्स बनता है हमको, जो भी रिसोर्स बनाया, रिसोर्स बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं ह्यूमन बीइंग। जैसे ये मार्कर हमको नेचर ने नहीं दिया, नेचर ने बस दिया प्लास्टिक दिया है। यहाँ पे इस प्लास्टिक को हमने इस शेप में लेके आया और इसमें हमने इंक डाला, आपको जो केमिकली फॉर्म हुआ है आपको लैब्स में, और उस इंक के थ्रू मैं लिख पा रहा हूं। नेचर ने बस दिया है रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपने नीड्स को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड जो आपको ये बोर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है आपको प्लाई का है बोर्ड आपके यहाँ पे। प्लाई बेसिकली आपको आता है, आपको लकड़ी से आता है, और जो होता है लकड़ी होता है वो हमको कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है। लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, अपना एफर्ट लगाया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसी में, एक व्हाइट बोर्ड में आपको बदल दिया गया यहाँ पे। यानी ह्यूमन के एफर्ट से ही कोई भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेचर से मिलता है वो हमारे लिए आपको रिसोर्स बनता है। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अभी ये वीडियो जहां देख रहे होंगे, आपका फोन होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा आपके पास या जो भी होगा, वो भी आपको जो भी उसमें एलिमेंट यूज हुए होंगे, जो उसमें आपको होंगे मेटल्स होंगे, वो मेटल्स कहां से मिले होंगे, नेचर से मिले होंगे। और कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा या कोई ना कोई ऐसा ह्यूमन होगा जो क्या किया होगा, उस आपको मेटल्स का यूज करके कंबाइन किया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा और दिमाग लगाने के बाद क्या किया, बना दिया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन से हम आपको इस वीडियो को अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सिंपल से बात यहाँ पे है ना, उससे कैमरा की आपको उसमें होगा, कैमरा होगा, फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ये तो आपको अच्छे से आता भी होगा चैटिंग करने, है ना। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया डायग्राम, जो भी आपको रिसोर्स होते हैं वो मिलते कहाँ है, नेचर से। जो रिसोर्स मिलेंगे नेचर से उनका हम एक्सेस, मतलब जो आपको रिसोर्स मिला थ्रू टेक्नोलॉजी, हमने क्या किया, उसको आपको बनाया, तुमको अपने लिए यूजफुल बनाया है। यहाँ पे यूजफुल गुड पे ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो फैक्ट्रीज होती है उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है चीजों को प्रोड्यूस करने का। यहाँ पे जैसे कि पहले मिला हमको रिसोर्स मिला, उस रिसोर्स को कैसे आपको यूजफुल बनाना है, इसके लिए हमने आपको लेके आया, टेक्नोलॉजी लेके आया, और उस ऑब्जेक्ट को हमने भेज दिया कहां पे, फैक्ट्री में भेज दिया यहाँ पे। और फैक्ट्री में जाने के बाद उसमें हुआ प्रोसेसिंग हुआ। इन सब में ह्यूमन बीइंग का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। नेचर से रिसोर्स को ऑब्टेन किया ह्यूमन ने, टेक्नोलॉजी को जो लेके आए वो भी ह्यूमन ही थे, और फैक्ट्री को जो ओपन किया जहां पे आपको प्रोडक्शन हो रही है वो भी ह्यूमन है। यानी ह्यूमन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन अगर नहीं रहेंगे, इंसान अगर नहीं रहेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स के फॉर्म में लेके आना, उसको यूजफुल बनाना पॉसिबल नहीं। यहाँ पे है एक सिंपल सा कंसेप्ट, बस आपको यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन का मतलब कि रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली आपको जो भी होता है रिसोर्स, उनको 4 पार्ट में आपको डिवाइड आपको किया जाता है। यहाँ पे है जैसे मैंने लिखा भी है, नंबर 1 पे यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को हम बोलते हैं उत्पत्ति, यानी जो नेचर में जितने भी आपको रिसोर्स हैं उनके 2 फॉर्म होते हैं, 2 रूप में बटे होते हैं। एक को बोलते हैं बायोटिक, इसको बोलते हैं लिविंग थिंग, एक को बोलते हैं अबायोटिक, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। जैसे अभी आप लोग जो फोन देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, तो जो अगर आप देख रहे हैं, है ना, जो स्टूडेंट आपको फोन देख रहे हैं वो आपको आ जाएंगे बायोटिक में, और जिसके थ्रू देख रहे हैं मोबाइल आपको क्या हो जाएगा, अबायोटिक। जितने भी रिसोर्स इस अर्थ पे हैं वो 2 फॉर्म में बटे हुए हैं। एक को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स और एक को बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। यहाँ पे नंबर 2 जो दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उसका जो यूज कर रहे हैं हम, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको 1 टाइम यूज करने के बाद वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। जैसे मेरे पास बाइक है और बाइक में मैंने डलवाया तेल और बाइक का यूज किया और मारा किक, बाइक लेकर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पे कुछ दूर गया बाइक लेकर, यहाँ पे 1 लीटर तेल में मान लीजिए मैं 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया,
तो जो उसमें मैंने अपने गाड़ी में फ्यूल यूज किया है, जो मैंने आपको पेट्रोल यूज किया है, क्या उस पेट्रोल को मैंने यूज करने के बाद जो उसका धुआं निकल गया, तो ऐसा ऐसा है क्या कि उस साइलेंसर में हम लगा देंगे प्लास्टिक और सारा धुआं जमा कर लेंगे और फिर धुआं से बना लेंगे, पेट्रोल बना लेंगे? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको वन टाइम यूज करने के बाद वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। उसी के बारे में दिया है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और एक को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड है, जो रिन्यू होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड है। रिन्यूएबल का एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा मैंने, वाटर और सोलर। दो एग्जांपल लिखा है, वाटर और सोलर। जिसे पानी जानते हैं आप लोग, और जितने भी हमारे अर्थ वाटर अवेलेबल है, आपको पता होगा कि हमारे अर्थ का 29% लैंड है और 71% पार्ट बस पानी ही पानी है। तो वो पानी पहले भी 71% था, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले 71% था, और आज भी उतना ही है। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर कोई पानी, अगर आपको भाप बनता है, पता आपको है, आप लोग जानते होंगे, रेन वाटर जो होता है आपको है, बारिश होता है, फिर धूप निकलता है, पानी टर्न होता है वेपर में, ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है, फिर धूप निकलता है, फिर भाप बनता है, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये प्रोसेस चलता है, बोलते हैं रेन साइकिल। क्या बोलते हैं? रेन साइकिल। यानी पानी कभी खत्म नहीं होता है, ये बार बार रिन्यू आपको होते रहता है। यहाँ पे है वैसे ही आपको हो गया सोलर एनर्जी। सन रे आया, मैंने लगा दिया घर पे सोलर पैनल लगा दिया। सोलर पैनल में आपको होते हैं फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं जो सन रे को ट्रैप करते हैं। उस जो सन रे को ट्रैप किया गया, उसके एनर्जी को बैटरी में हमने जमा कर लिया, और उस बैटरी से हमने क्या किया, फैन यूज कर लिया। आपने आपका जो स्विच है आपको उसका दबा के मैंने क्या किया, आपको लाइट जला लिया, यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर लिया। घर में जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, उस एनर्जी के थ्रू हमने क्या किया, उसको यूज कर लिया। यहाँ पे सिंपल से कंसेप्ट यहाँ पे है, यानी वो सन का जो रे से जो बिजली बनी है वो डेली बन सकती है। वो अभी के टाइम में अनलिमिटेड है, जितना बार चाहेंगे उतना बार, क्योंकि डेली सूरज उगेगा। जिस दिन सूरज नहीं उगेगा उस दिन हम लोग डूब जाएंगे। सिंपल से कंसेप्ट यहाँ पे है ना। तो वैसे ही आपको दिया हुआ है सोलर एनर्जी और वाटर ऐसे हैं जो आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के अंडर में आते हैं। वैसे रिसोर्स को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, नया फॉर्म में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मैंने बता दिया, इसका एग्जांपल क्या, फॉसिल फ्यूल। याद रखने के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा, पेट्रोल, डीजल, और एक और याद रखना है, याद रख लीजिए कोल, कोयला। ये ऐसे हैं जो कभी ना कभी हमारे अर्थ से आपको गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ये सब रिसोर्स हमारे पास दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जिनको हम जमीन से निकाले हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनने में लाखों साल लगते हैं और एक बार यूज करने के बाद खत्म। ये डेली आपको बनते रहता है रिन्यूएबल। सन डेली निकलता है, बारिश होती है, यहाँ पे है, भाप बनता है, पानी होना, बारिश होना, ये एवरी ईयर आपको है प्रोसेस यहाँ पे है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड है। और जो आपको है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो हमारा क्या है, लिमिटेड यहाँ पे है ना। नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक के बेस पर आपको रिसोर्स को कितने पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, हमको ये जानना यहाँ पे है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है किसी चीज का हमारा अधिकार अगर है तो उसको हम बोलते हैं ऑनरशिप। जैसे मेरा बाइक का मेरा अधिकार है, अपने बाइक के ऑनर हम यहाँ पे हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे रिसोर्स है जिनको ऑनरशिप के बेस पर डिवाइड किया गया है, और ऐसे में आपको रिसोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में आता है इंडिविजुअल। क्या आता है? इंडिविजुअल आता है। यहाँ पे है इंडिविजुअल में क्या लिखा मैंने यहाँ पे, तो देखिए ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी किसी पर्सन के द्वारा बस उस रिसोर्स को यूज किया जाएगा, उसमें अदर रिसोर्स यूज नहीं करेंगे आप, अदर पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में याद कीजिएगा, मेरा फोन का बस मेरा अधिकार है, मैं अपने फोन का यूज कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं ना है कि हमारा फोन जितना मोहल्ला के लोग होगा तो सब यूज करेगा, यहाँ पे सारे शहर के लोग यूज करेगा। मेरा बाइक का मेरा अधिकार है,
हम अपने बाइक से कहीं जाए, है ना, पूरा मोहल्ला को आपको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। यानी कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको बस एक पर्सन के द्वारा यूज किया जाए, उस रिसोर्स को बस एक पर्सन का अधिकार हो, वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं यहाँ पे। सेकेंड में आता है कम्युनिटी ऑन्ड, कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कोई ऐसा रिसोर्स जो किसी एक इंसान के लिए ना होकर सबके लिए हो। जो सबके लिए रिसोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है पब्लिक पार्क। अब पार्क में ऐसा तो नहीं ना है कि बस दो गो आपको ये हो गया, आपको मोर एक हो गया मोरनी, एक हो गया कबूतर, एक हो गया कबूतरी, बस वही लोग घूमने जाएंगे। सबका ना अधिकार होगा जी यहाँ पे। जितने लोग चाहे आपको जो समाज में होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो यंगस्टर होते हैं यहाँ पे हैं, कुछ लोग जाते हैं पार्क में अपना योगा करने के लिए आपको गए हुए हैं, कुछ लोग घूमने गए, कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए गए हुए हैं यहाँ पे हैं। यानी हर तरह के लोग जाते हैं, पार्क में जाते हैं, और पार्क पर पूरे कम्युनिटी का आपको राइट होगा। वैसे ही टेम्पल, मॉस्क्यू, कोई आपको मंदिर है, मस्जिद है, अब मंदिर पे जितने भी हिंदू होंगे सब जा सकते हैं। मस्जिद में जितने भी आपको होंगे हमारे मुस्लिम भाई होंगे वो सब पहुंचेंगे वहां पे। वैसे ही हो गया आपको ग्रेवयार्ड, जहां पर लोगों को दफन किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि एक आदमी बस दफन होगा तो बोलेगा कि बस हम ही इसमें रहेंगे। आपको कब्रिस्तान सबके लिए है ना, सबको मरना एक दिन है, और कहीं ना कहीं जाके आपको दबना है, किसी को जलना है। जो ग्रेवयार्ड जो होते हैं, ग्रेवयार्ड होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब इतना है बस यहाँ पे कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जिस पर सबका अधिकार हो, वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स बोलते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब समझिएगा, नेशनल का मतलब होता है किसी कंट्री को लेकर, किसी कंट्री को हम बोलते हैं नेशनल बोलते हैं। नेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि बिलोंग्स टू अ नेशन, यानी कोई भी ऐसा रिसोर्स जो किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर अगर मिलता अगर है तो उस पर बस उस कंट्री का अधिकार होगा। कैसे होगा मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूं आपको। अब देखिए ये इंडिया हमारा हो गया, यहाँ पे ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट हो गया, ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट हो गया। इंडिया कंट्री के अंदर इंडिया कंट्री के अंदर जितने भी आपको लैंड है, या फिर जितने भी आपको लैंड के अंदर में जो प्लेटू का एरिया है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो आपको नदन प्लेन का एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट का एरिया है, जितने भी एरिया है इस कंट्री के अंदर जितना भी रिसोर्स मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, कोल मिलेगा, या कुछ भी मिलेगा अगर रिसोर्स के फॉर्म में, आयरन ओर मिला, मैग्नीज मिला, कुछ भी मिला, उस पर इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है। यानी जो भी रिसोर्स मिलते हैं उस पर बस इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार होगा, दूसरा किसी का अधिकार नहीं होगा। और इसके अलावा इंडिया के पास में आपको ओशियनिक बाउंड्री है, यानी समुद्र की बाउंड्री यहाँ पे है। अब समझिएगा, इसे मान लीजिए ये इंडिया का हो गया वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये इंडिया का वेस्ट आपको हो गया ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो इस साइड में आपको है अरेबियन सी है, इंडिया के वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है, और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। समुद्र की अगर कोई बाउंड्री अगर लगती है किसी देश की, अगर ओशन से कोई बाउंड्री लगती है तो ओशन की बाउंड्री में से आपको मतलब जो कंट्री का बाउंड्री है उससे अंदर समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल, मैंने इसके बारे में तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, यानी जितना भी आपको लैंड बाउंड्री से आपको 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स को आप बोलते हैं अगर केयर में बोलिएगा किलोमीटर में तो 22.2 किलोमीटर का जितना भी एरिया होगा समुद्र का, और इस एरिया में जो भी रिसोर्स मिलेगा, जो भी रिसोर्स इस एरिया में मिलेगा, उस रिसोर्स पर उस कंट्री का अधिकार होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा इंडिया का गुजरात से लेकर और इस साइड में आप आएंगे हमारा कहां पे वेस्ट बंगाल तक का जितना भी हमारा समुद्री एरिया होगा, और समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा, उस एरिया में मिलने वाले जितने भी रिसोर्स होंगे उन सब पर इंडिया का ही अधिकार होगा। यहाँ पे 12 यानी 22 किलोमीटर तक मिलने वाले जितने भी रिसोर्स होंगे उस पर इंडिया का अधिकार होगा, कोई दूसरा कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर पाएगा।
एक्सेप्ट एक कंट्री को छोड़ के, और उस कंट्री का आपको नाम है, आपको है श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका से इंडिया का डिस्टेंस मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक आपको सुनने में आता है, यहाँ पे है 18 किलोमीटर। तो उस केस में अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई रिसोर्स मिलता है, इस पर दोनों कंट्री का अधिकार होगा। जो कंट्री चाहेगा अगर निकालने के लिए, तो उसको दूसरे कंट्री से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा, और सहमति के बाद वो चाहे तो रिसोर्स को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई रिसोर्स मिलता अगर है, श्रीलंका चाहता है कि हमको रिसोर्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कंसेंट अगर दे दिया इंडिया को, तो तब इंडिया जो आपको है उस रिसोर्स को बाहर वो निकाल कर अपना यूज कर सकता है। अगर श्रीलंका अगर चाहता है उसमें आने के लिए, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे मान लीजिए इंडिया ने 60% इन्वेस्टमेंट किया निकालने के लिए, और श्रीलंका ने 40% अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितना रिसोर्स निकलेगा उसका 60% इंडिया को मिलेगा और 40% श्रीलंका को मिल जाएगा। यहाँ पे वही कंसेप्ट यहाँ पे आपको काम करता है। यहाँ पे यानी एक बार समझ जाइएगा, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो एक नेशन से बिलोंग करता है, यानी एक कंट्री के अंदर जितने रिसोर्स मिलते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, जो भी हो, उस पर एक उसी कंट्री का अधिकार होगा, दूसरे कंट्री पर क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे बस आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब देखो इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो भी एरिया होगा, जैसे यहाँ पे इंडिया का आपको लैंड हो गया, इंडिया के लैंड से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो भी समुद्र का एरिया होगा, या किसी भी कंट्री के बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल बाद से जो भी समुद्र का एरिया होगा, उस पर इंटरनेशनल जो आपको पार्ट है उसका अधिकार होगा। यानी इंटरनेशनल में हमारा आएगा यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसका अधिकार हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहां से किसी कंट्री को अगर रिसोर्स अगर चाहिए, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री से अगर जो आपको रिसोर्स इंटरनेशनल के अंडर में आ रहा है, और वहां से किसी कंट्री को रिसोर्स चाहिए, तो पहले उस कंट्री को यूएन से परमिशन लेना होगा। आफ्टर परमिशन वो चाहे तो आपको रिसोर्स को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ओशन से, जो आपको इंटरनेशनल बाउंड्री के अंडर में आता है, इंडियन ओशन का पार्ट आपको है ना, जो साउथ में है इंडिया के, वहां से इंडियन गवर्नमेंट निकालता है, आपको मैग्नीज निकालता है, और उस मैग्नीज का इंडियन गवर्नमेंट आपको यूज करता है यहाँ पे है, विद द परमिशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ पे समुद्र के अंदर जो भी हम डिस्टेंस मापते हैं उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल। किसी आपको डाउट नहीं आना कि सर ये क्या है नॉटिकल माइल। देखो लैंड पे जो हम आपको डिस्टेंस मापते हैं उसको हम बोलते हैं मीटर, किलोमीटर, लेकिन जब समुद्र में जब हमको डिस्टेंस मापना होगा तो उसमें आपको केएम ना आकर उसमें आता है एनएम, नॉटिकल माइल्स आता है यहाँ पे है। वैसे ही अगर आप अर्थ से बाहर जाइएगा, अगर स्पेस में जाइएगा, तो वहां पे डिस्टेंस मापने के लिए आता है लाइट ईयर, है ना। और दूर पे जाना है तो उसके लिए आता है पार्सेक आता है। यानी अलग अलग आपको प्लेस के अकॉर्डिंग जो आपको डिस्टेंस का होता है मेजरमेंट, उसके लिए जो होते हैं यूनिट, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे है समुद्र के अंदर जब हम आपको डिस्टेंस मापते हैं उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल्स बोलते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है नॉटिकल माइल्स। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला में आता है पोटेंशियल, सेकंड में आएगा डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड में आएगा स्टॉक, और फोर्थ में आएगा रिजर्व। फोर्थ में क्या आएगा, रिजर्व आएगा। अब देखिएगा पहला देखते हैं तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। अब किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं ना, जिस आपको रिसोर्स को कंट्री का जो गवर्नमेंट है या जो वहां के इंडिविजुअल है उनके पास रिसोर्स होते हुए उसका यूज नहीं कर पाते हैं। रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन उतना इफोर्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसका यूज कर पाया। लिखा है मैंने यहाँ पे नॉट इम्प्लाइज, जिसका यूज आपको नहीं किया जा रहा है यहाँ पे हो, जैसे इनोर्मस सोलर एनर्जी इन गुजरात और राजस्थान बट नॉट यूटिलाइज। अब हमारे अब समझिएगा इंडिया में अगर बोले सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगती है तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है, राजस्थान आता है, क्योंकि वहां पे डेजर्ट है। ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है आपको है, तो आपको राजस्थान के अंदर आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। या फिर साउथ इंडिया का बहुत सारे पार्ट यहाँ पे है,
इधर उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, हमारे यहाँ सनलाइट बहुत आपको हाई देखने को मिलता है, काफी इंटेंसिव रहता है यहाँ पे है, जिससे हमको ज्यादा गर्मी लगती है। हम लोगों के पास तो समस्या है कि आने वाले टाइम में कोल आपको खत्म हो जाएगा, यानी जो कोयला है आने वाले 30 ईयर्स 40 ईयर्स या फिर मैक्सिमम 50 ईयर्स में जितना भी कोल है वो सब आपको खत्म होने वाला है। क्योंकि कोल किस में आता है, तो कोल आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। एक बार यूज करने के बाद ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है, मैं लिखा भी अनलिमिटेड है ना, तो एक टाइम तो खत्म होगा। हम अभी से क्या करें, अगर जितने भी आपको इंडिया में आपको घर है, ओवरऑल इंडिया में अगर सब लोग अपने घर पे क्या करें, सोलर पैनल लगा लें मैक्सिमम अमाउंट में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको, एक बार में खर्चा आपको थोड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर लगा ले अगर, तो हम लोग को एक्स्ट्रा आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं पड़ेगी। जितना बिजली उससे बनेगा उससे हमारा मैक्सिमम डिमांड पूरा हो सकता है यहाँ पे। या फिर इंडियन गवर्नमेंट लोगों को क्या करे, आपको सोलर आपको देना शुरू कर दी, सब्सिडी में मिलता भी है कहीं कहीं आपको यहाँ पे, लेकिन हर जगह में आपको ये प्लान आपको इफेक्टिव है भी नहीं यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा ही सपोर्ट अगर लगाती है, अगर हर घर पर अगर वो क्या करती है, सोलर एनर्जी अगर प्रोवाइड करती है अगर है, तो बिजली की डिमांड ऐसी कम हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अभी के टाइम में नहीं है ना। यानी वैसा रिसोर्स जो अवेलेबल भी है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, रीजन जो भी हो है ना, यूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं यहाँ पे। वैसे भी अगर बात करें अगर आपको सोलर एनर्जी की, तो उसमें एक याद रखिएगा, पूरा हमारा एशिया का एक कंटिनेंट है जो एशिया में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। जो प्लांट लगा हुआ है आपको थार डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट में आपको भादला सोलर प्लांट, उसका नाम है भादला सोलर प्लांट है, जो बहुत बड़े एरिया में कैप्चर किया हुआ है, जहां से बहुत ज्यादा बिजली अभी टाइम को बन रही है। अगर उस एरिया को और एक्सटेंड कर दिया जाए तो पूरा इंडिया का जो भी आपको बिजली का डिमांड है बस वो सोलर प्लांट ही आपको पूरा कर सकता है। अब के टाइम में गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगाना स्टार्ट की है, लेकिन ये एफर्ट बहुत पहले से आपको लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। खैर दे रहा है, दुरुस्त है, वही वाला बात यहाँ पे है। पोटेंशियल रिसोर्स हो गया यहाँ पे। सेकेंड में दिया है डेवलप रिसोर्स, वैसा रिसोर्स जिसका हम यूज कर रहे हैं, वैसा रिसोर्स जो कंप्लीटली आपको डेवलप है और मैक्सिमम लोग उसका यूज कर पा रहे हैं। जैसे आपको हो गया पेट्रोल और कोल, पेट्रोल और कोल जिसका यूज कर पा रहे हैं वो हमारा आता है डेवलप रिसोर्स के अंदर में। नंबर थर्ड सी में हमारा आएगा स्टॉक रिसोर्स। देखो स्टॉक रिसोर्स होता क्या है, वी डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, यानी वैसे आपको रिसोर्स जो अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो आपको है टेक्नोलॉजी है वो उतना इंप्रूव नहीं हो पाया है उस रिसोर्स को हम आपको यूज कर पाए यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O होता है ना, H2O। अब हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से अगर अलग कर दें तो हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम करता है। अभी के टाइम में हमारे अर्थ में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी उतना भी आपको डेवलप नहीं कर पाई है कि बिल्कुल अलग करके उसको स्टोर किया जाए और उसको व्हीकल्स में यूज किया जाए। अभी इतना हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। वैसे रिसोर्स जो अवेलेबल है, बट कैसे उनको यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, इसका हमको आइडिया अगर नहीं है, वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ पे है इन फ्यूचर कभी टेक्नोलॉजी आएगी अगर, तब उसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट दिया रिजर्व, वैसे रिसोर्स जो अभी के टाइम में अवेलेबल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसको यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट अभी वेट कर रही है कि जो अभी हमारे पास अवेलेबल है जब वो खत्म हो जाएंगे तब उनका हम यूज करेंगे, यानी उनको डाल दिया गया रिजर्व में। जब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो हम उसका यूज करेंगे। वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्स। जैसे आपको किसी रिवर के ऊपर आपको डैम बनाकर बिजली बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अभी में डैम नहीं है, डैम है और उससे बिजली बनती भी यहाँ पे है, लेकिन जितना नीड्स है उतना नीड्स को पूरा वो नहीं कर पाती है। जैसे रिवर गंगा हो गई, रिवर गंगा के ऊपर आपको 1-2 डैम देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस रिवर के ऊपर अगर हम लगातार अगर 10-20 डैम बना देगा, सारे पानी को स्टोर कर लें और स्टोर करने के बाद तो पानी को अपने जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग बस उसको हम क्या करें, पानी को आपको रिलीज करें, और रिलीज करने के दौरान हम क्या कर रहे हैं, आपको बिजली बना रहे हैं। और उस बिजली का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी आपको रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, सब में हम क्या कर रहे हैं, आपको बिजली को पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। ये एक चीज यहाँ पे है जिसको फ्यूचर में रखा गया है कि जब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम इसका यूज करके अपना जो नीड्स है उसको पूरा हम लोग कर लेंगे यहाँ पे।
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का आपको यही 4 पार्ट है, 1, 2, 3 और 4, समझ लीजिएगा। वैसे इस टॉपिक से बहुत डीपली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ पे है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बस इसके बारे में जानना यहाँ पे है कि कौन कौन होते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बस ये याद रखना है। बट मैंने समझा दिया कंसेप्ट ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट आपको ना रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब देखिएगा, नेचर ने हमको बहुत सारे आपको रिसोर्स दिए हैं। जैसे नेचर ने हमको दिया है एयर, हवा दिया, तो क्या नेचर ने उसको हम सबको कभी आपको ये बोला है क्या कि आज आपने 350 लीटर आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा हमको? यहाँ पे नेचर ने कभी से बोला है? कभी नहीं बोला है। मैंने इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि पर पर्सन पर डे, यानी एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में 350 लीटर 350 लीटर ऑक्सीजन को इनहेल करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई आपको हमको चार्ज नहीं देना है यहाँ पे। और एक कंसेप्ट वो बिल्कुल काम करती है, इस चीज से आप लोग भी सहमत होंगे यहाँ पे कि दुनिया में कोई भी चीज अगर मिलती है ना फ्री में, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका ओवर यूज करते हैं। फ्री की चीजों को हम वैल्यू दे देते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका ओवर यूज करना शुरू करते हैं। और जब कोई भी चीज जब लिमिट क्रॉस करती है तो हमको नुकसान देके जाती है ना। कोई भी चीज आपको जब लिमिट क्रॉस करेगी तो नुकसान देके जाएगी। जैसे भूख लगी है और खा लीजिएगा भरथरिया, तो क्या होगा, अनपच हो जाएगा पेटवा में, है ना। अब फिर कहिएगा पेट दुखाता है, दवा खाएंगे आपको यहाँ पे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे भूख लगी है, जितना भूख है उससे 2 और कौमे खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेके खा लेंगे भरथरिया तो दिक्कत यहाँ पे होगा। लिमिट क्रॉस किया, नुकसान दिया। कोई बच्चा है और उसकी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार कर दिया, अरे मेरा बउआ बउआ बोल रही है यहाँ पे है, और ज्यादा जब जहां बच्चों को प्यार करेगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही आपके बॉडी में कोई पेन है, दर्द है, दुखा रहा है, एक गोली खाएंगे तो दर्द आराम हो जाएगा। आप पूरा टैबलेट दवाइयां खा लेंगे तो हम ही आराम हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जब कोई भी चीज जब लिमिट क्रॉस करती है तो नुकसान दे के जाती है बउआ, समझ लीजिएगा यहाँ पे, है ना। वैसे ही यहाँ पे है, नेचर ने दिया है हमको बहुत सारा रिसोर्स दिया, और इंसान तो लालची होता ही है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इंसानों को लगा फ्री में मिला, चलो इसे यूज करते हैं। देखिएगा डेवलपमेंट, जैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ, मेजर प्रॉब्लम आना शुरू हुए यहाँ पे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, नीड है कम की लेकिन एक्स्ट्रा स्टोर कर लिए, ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए यहाँ पे। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, अब इंडिया में जितने भी रिसोर्स है ना, मैक्सिमम रिसोर्स का यूज कौन करता है? अमीर आदमी करता है। अब मान लीजिए कि हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारा सपना में खूब आएगा ना तो चांदी आएगा, सोना आएगा, खूब आएगा तो सोना आएगा, वो भी सोना बहुत महंगा हो गया है ना, खूब महंगा है ना। हमारे सपना में आपको क्या आएगा? आपको खाने में दाल चावल सब्जी रोटी आप पाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना हम आपको, हमारा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर है तो। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, उनके सपने में कभी आपको आएगा चांदी सोना? उनके सपने में आएगा रूबी, हीरा आएगा, लाल हीरा, पीयर हीरा, हरियर हीरा, ये सब देखने को मिलेगा ना वहां पे। लेकिन हमारे सपने में आएगा पीला रंग का सोना, है ना, आपको, और चांदी दिखाई देगा हमको, सिल्वर दिखाई देगा हमको यहाँ पे। यानी जैसा हमारा रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं यहाँ पे है। मैक्सिमम जो रिसोर्स है वो रिसोर्स किसके हाथ में है? तो फ्यू है, यानी कुछ अमीर लोग के हाथ में आपको रिसोर्स ज्यादा यहाँ पे है, गरीबों का हाथ में रिसोर्स कम यहाँ पे है। रिसोर्स का जो आपको होता है एक्सप्लॉइटेशन, वो आपको जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा करते हैं, गरीब के पास है नहीं, क्या करेगा? जिसके पास रहेगा वही उसका ओवर यूज करेगा जी। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। अब जिसके पास मोटरसाइकिलें नहीं है तो वो क्या पेट्रोल का यूज करेगा? और जिसके पास कार है, निकल जाना है एक कार से और आगे 4 वो कार चल रही है प्रोटेक्शन के लिए, पीछे चल रही है 200 कार चल रही है प्रोटेक्शन के लिए चल रही है यहाँ पे है, तो सब में तो पेट्रोल लग रहा है। ज्यादा पेट्रोल का यूज कौन करेगा? अमीर इंसान ही करेगा ना। ऐसा थोड़ा कि जो गरीब है आपको ज्यादा होता है वो यूज करेगा, यहाँ पे कभी नहीं करेगा। यहाँ पे वही दिया है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन दिया यहाँ पे है। जब आपको आए प्रॉब्लम तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो रिजल्ट निकलता है ओजोन लेयर हमारा डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर को केमिकल में बोलते, आपको केमिस्ट्री में बोलते हैं O3 बोलते हैं। ऑक्सीजन का जो जब 3 एलिमेंट मिलता है तो बनता है ओजोन लेयर बनता है।
और वही ओजोन लेयर है जो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है, पृथ्वी पे आने से रोकता है, हमारे अर्थ पे आने से रोकता है, यूवी रेस को। वैसी रेस जब हमारे स्किन पर पड़ेगी तो हमारे स्किन को जला देगी, है ना, या फिर हमको स्किन कैंसर नामक बीमारी हो सकता है। यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हमारा क्या हो गया, फास्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओवरडोज मिलना शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा यूज करना जैसे को स्टार्ट किए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग आता है। इसको हम जानते हैं आप लोग हैं, अभी के टाइम में जो अभी के टाइम में आपको अननेसेसरी हीट बढ़ रहा है, किसी किसी इंडिया के एरिया में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, और लोग क्या कर रहे हैं, रील में आकर वीडियो में और अंडा पार रहे हैं छत जगह बैठ के, यहाँ पे अंडा खा भी रहे हैं यहाँ पे, ना वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया यहाँ पे है। और पॉल्यूशन लेवल में क्या ही बोले, इंडिया का आपको 5-6 गो ऐसा शहर है जो हमेशा आपको टॉप 10 में आता है वर्ल्ड के अंदर, उसमें एक आपको हो गया गुड़गांव हो गया, दिल्ली का एरिया हो गया, मैक्सिमम पॉल्यूटेड एरिया इंडिया का तुमको वही आता है, गुड़गांव दिल्ली। इसीलिए वो कहीं जाना पढ़ाई करने के लिए 10th के बाद दिल्ली मत जाना, लंग्स खराब हो जाएगा, और लंग्स खराब हो जाएगा तो सांस नहीं ऐसे करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होगा, दादा का बीमारी हो जाएगा, पाइप ले घूमना पड़ेगा, फर्स्ट मुंह में मारिएगा ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पे सब जगह पर शांत रहिएगा। यहाँ पे दामा अगर नहीं चाहिए तो दिल्ली नहीं जाइएगा, कहाँ चल जाइएगा, कोई अच्छा जगह, कोई शांत जगह, पढ़ने वाला बच्चा वो घर में रह पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला चांद पे जाकर देख नहीं पढ़ पाएगा, याद रखिएगा। पॉल्यूशन से बचना है तो जो आपको दिल्ली नहीं जाना है। नेक्स्ट दिया लैंड डिग्रेडेशन, है ना, मिट्टी का बर्बादी हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फैक्ट्री है, क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज किए, जैसे उनके लिए वो केमिकल वेस्ट बनता है, जमीन पे फेंक देंगे, पूरा हमारा लैंड हो जाएगा, कोई डिफर्टाइल हो जाएगा, उस लैंड पे कभी खेती करना पॉसिबल नहीं यहाँ पे होगा। और एक और होता है एसिडिक रेन होता है, बारिश होगा उसमें उसका नेचर जो होगा पानी का ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, पूरा लैंड को बर्बाद कर दिया, पूरा प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, सब कुछ आपको खुद क्या करेगा, कुछ आपको अकेले आपको ये डिस्टर्ब कर देगा यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट ये निकला यहाँ पे। अब जब इतना इश्यू हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको जो वर्ल्ड के जो लीडर हैं उन्होंने क्या सोचा, जो भी आपको कंट्रीज यहाँ पे है, कि क्यों ना आपको डेवलपमेंट किए जाए बट सस्टेनेबल मैनर में। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है ना, देखिए मैंने पहले अब लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझाते आता हूँ। It means development should take place without damaging the environment, and development should not compromise with future need. यानी डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई ऐसा आपको डेवलपमेंट का मेजरमेंट जिसमें आपको बिना आपको अभी के टाइम का जो इन्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेस है, उसको डैमेज किए बिना, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, है ना, और डेवलपमेंट हमने किया, और डेवलपमेंट में ऐसे किया जिससे फ्यूचर के जो लोग आने वाला जनरेशन है उस रिसोर्स का यूज वो भी कर ले। ये तो बस डिफिनेशन है, एग्जाम पर्पज से समझ लेते हैं ये चीज होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर ले, आप खुद के डेवलपमेंट आपने कर लिया, आपने आपको अपने क्या डेवलप कर लिया, आप एसी वाले रूम में आ गए, लेकिन आपके डेवलपमेंट करने के चक्कर में आपको पूरा हमारा इन्वायरमेंट का सत्यानाश हो गया। एक ये चीज यहाँ पे है ना, डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट इस मैनर में करना यहाँ पे है जिससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो। हमारा अब मान लीजिए कि अगर आपके घर में, आपके एरिया में बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, तो अक्सर लोगों का मन में क्या आता है, चलो एसी लगा लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लोग एसी लगवाते हैं वो लोग बुरे हैं, यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं मेरा है। मेरे बोलने का मतलब इतना ही है, चलो एसी लगा लेते हैं, यानी उसका हम क्या किया, उसका ऑप्शन ढूंढ लिए कि अगर ये दिक्कत है तो ये दिक्कत, आपको हम यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर अवेयर अगर है अभी के अगर इस दुनिया से, तो आप लोग कभी जाकर सर्च कीजिएगा ना, दिल्ली में या फिर गुड़गांव में या फिर बहुत सारे जितने आपको बड़े बड़े शहर है वहां पर एसी भी फटता है, और जब एसी फटता है तो जो भी उस रूम में लोग रहेंगे उन सबका आपको इंस्टेंट, सब लोग आपको मर जाएंगे वहां पे। एक ये सीन भी यहाँ पर होता है, उससे नुकसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको हम ठीक कर, आपको नहीं कर रहे हैं लोग, हम लोग उसके बस ऑप्शन देख रहे हैं कैसे बस इससे हमको बस बचना है, उसको कैसे ठीक करना है, इस पर ध्यान नहीं है, कैसे बच के निकल जाना है, बस हम लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम अगर प्लांटिंग करें, जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, आपको हमारा नेचर आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
नेचर हमसे बस यही चाहता है कि हम उसको टाइम दें ताकि वो खुद को अपने आप को आपको क्या करे, आपको रिवाइव कर ले, यहाँ पे ठीक कर ले यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, नेचर को टाइम देते नहीं है खुद को ठीक करने के लिए। यही हमारा मेन समस्या यहाँ पे है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना, यानी इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना और ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना है जिससे आने वाला फ्यूचर जिसका यूज कर ले। जैसे मान लीजिए अगर चौक पे जाना है, घर से निकले, पास में अगर बाजार है तो बाइक से नहीं जाएंगे भाई ना, पैदल निकल जाएंगे। अगर सामान भारी है साइकिल ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पापा से, पापा चाबी दो, बाइक में लगाए, अब बेटा निकल गया सब्जी लाने, तो बाइक से गया है, पापा जा रहे हैं साइकिल से, बेटा जा रहा है बाइक से जा रहा है। ये चीज गलत है। यहाँ पे जहां पे आपको नीड है बस वहां पे यूज कीजिए, और जहां पे नीड नहीं लगता है कि बिना आपको उसका यूज किए हमारा काम चल सकता है, तो उसका आप लोग को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है। यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखिएगा यहाँ पे कि अगर आने वाला जनरेशन ऐसा ना हो कि अभी के टाइम में जो पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, और जो आने वाला जनरेशन हो वो पेट्रोल को जाकर देखो म्यूजियम में, उस समय पेट्रोल म्यूजियम में हो, और उस समय के जो टीचर होंगे वो उन बच्चों से बोलेंगे कि देखो इसको बोलते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल क्या होता है ये पहले के टाइम में लोग इसका फ्यूल के रूप में यूज करते थे यहाँ पे। और आपके पूर्वज इतने लालची थे कि उन्होंने क्या किया, इसका मैक्सिमम यूज कर लिया, जिससे आप लोग को ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाला जनरेशन आपके ऊपर उंगली ना उठाए, इसके लिए क्या करना है, तो हमको रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके आपको चलना है। यहाँ पे जब नीड हो तब यूज कीजिए, एक्स्ट्रा यूज हमको नहीं करना है। अगर हम एक्स्ट्रा यूज करते अगर है तो यही होगा, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा जनरेशन हमको इतना बोलेगा कि अगर हम उसमें रहते हैं तो इसके बाद बोलिए तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया लेके आया गया, और इस चीज को आपको एक इफेक्टिव बनाने के लिए लेके आया गया। आपने एक समिट किया गया रियो डी जेनेरियो, ये जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो। जो जगह आता है कहां पे, तो ब्राजील में आता है। और समिट किया गया, हिंदी में बोलते हैं इसको पृथ्वी सम्मेलन, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे। और समिट 1992 में किया गया। और समिट इसमें क्या बात बोला गया, तो पहले समझ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद ही आया है, इस आइडिया के बाद, और इसमें इसी के बारे में बात किया गया है। इस समय होता क्या है, मोर देन 100 नेशन, यानी 100 से ज्यादा देश। अगर आप ज्यादा सर्च करते हैं तो इसमें आता है 170 कंट्री का आता है, लेकिन जो बुक में दिया है एनसीईआरटी में बस वो 100 नेशन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे 100 नेशन एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं किस चीज के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, या फिर आपको जो अभी के टाइम में जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आ रहा है, बीमारी आ रहा है, उसके बारे में इसमें आपको बात किया गया। पहले के टाइम में जो आपको थे ना, आपको डिजीज थे, बीमारी थे, तो किसी को बुखार हो गया तो बहुत खतरनाक बीमारी हो गया, और लोग बुखार हो गए, बुखार से लोग आपको क्या करते थे, आपको अगर दवा अगर उस समय इलाज नहीं हो, लोग मर जाते थे। और आज के टाइम में बुखार क्या हुआ, खेल हो गया है। बुखार हुआ, दवा फाड़े पैरासिटामोल और मुंह में डाल लिए, बुखार खत्म, फिर आपको निकल गया। यानी बुखार हमारे लिए कोई बड़ा बीमारी नहीं है अभी के टाइम में, बट पहले के टाइम में आपको वही बुखार लोगों के लिए आपको क्या था, प्राण घातक था, लोग उससे आपको मरते थे उस समय। यहाँ पे अभी के टाइम में आपको खतरनाक बीमारी में आता है, कैंसर आता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी का आपको बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले के टाइम में किसी लोग को आपको बीपी पहले था ही नहीं यहाँ है ना, अभी टाइम में आपको बीपी आ गया है, शुगर का बीमारी आ गया है, अलग अलग तरह के डिजीज आ रहे हैं। तो इस आपको और समिट में कैसे डिजीज से हमको कॉम्बेट करना है, फाइट करना है, कैसे आपको डिजीज को कम करना है, इसको लेकर बात किया गया। और इस मीटिंग में जो 100 नेशन होते हैं वो एक अडॉप्ट करते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब होता है एजेंडा 21st सेंचुरी के लिए, जो 21वीं सदी आने वाली थी, जो 21st सेंचुरी आने वाली थी, उसके लिए लेके आया गया एजेंडा। और इस एजेंडा में अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। इस एजेंडा 21 में आने वाले 21st सेंचुरी में जो भी आपको कंट्री है, जो कंट्री का आपको लोकल गवर्नमेंट है, वो लोग क्या करेंगे, आपको इन्वायरमेंटल डैमेज को कम से कम करेंगे, यहाँ पे खत्म करना है, हमको अपने इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं करना है। पॉवर्टी को कंट्री से आपको हटाना यहाँ पे है, जितना हो सके आपको गरीबी को दूर करना यहाँ पे है, और डिजीज जो आ रहे हैं इस पे फाइट करने का आपको डिसीजन यहाँ पे लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ
पे। इसी को बोला गया एजेंडा 21। और इस चीज से आप लोग बिल्कुल श्योर रहिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या फिर रियो डी जेनेरियो से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से आपको समझ जाना यहाँ पे है। और प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन देखिएगा इस चैप्टर का, तो देखिएगा इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा हर 1 साल या 2 साल के गैप पर एग्जाम में, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? अब देखिएगा इंडिया का, इसमें आपको इंडिया के बारे में दिया हुआ यहाँ पे। इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कुछ रिसोर्स अवेलेबल हैं, बट कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो देखने को नहीं मिलते हमको यहाँ पे। यानी हर जगह हर प्लेस पर सेम टाइप के रिसोर्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है और कहीं कुछ हमको नहीं मिलता है। इस टॉपिक में इसी के बारे में बात किया गया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया गया है राजस्थान की, जहां राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की कोई कमी नहीं है, धूप की और हवा की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। विंड का स्पीड काफी फास्ट होता है ना, और सोलर एनर्जी भी गर्मी में देखने को मिलती है। ये 2 रिसोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो वाटर नहीं है। मैंने सिंबल दे दिया है, जो है उसका सिंबल आपको एरो दिया है मैंने अपवर्ड साइड में, और जो नहीं है उसका सिंबल मैंने दिया है डाउनवर्ड साइड में, यानी यहाँ पर वाटर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे वाटर की कोई इश्यू नहीं है, पानी यहाँ भरपूर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको आता है, आपको हिली एरिया में आता है, पहाड़ी एरिया में आता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, कोई कंपनी हमको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। यानी एक रिसोर्स तो है वाटर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, जॉब्स की वहां पर आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और थर्ड दिया है लद्दाख। लद्दाख में रिच कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है, विरासत, जैसे बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, मुस्लिम लोग का वहां पे बहुत सारा आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उनका मठ एक तरह से है, जहाँ पे उनके साधु संत जो होते हैं वो रहते हैं वहां पे है, तो वहां पे हेरिटेज देखने को मिलेगी। लेकिन क्या देखने को नहीं मिलेगी वहां पे? तो वहां पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, प्लस वाटर की कमी है, क्योंकि वहां पर जो भी आपको पानी है वो आपको आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लद्दाख आपको हाई एल्टीट्यूड पे आता है, ऊंचाई वाला जगह यहाँ पे है ना। यानी किसी आपको स्टेट में कुछ रिसोर्स अवेलेबल है, तो कुछ रिसोर्स की आपको डिफिशियंसी देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे है। इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। इसके बारे में आपको बुक में ज्यादा आपको डीप आपको गया भी नहीं यहाँ पे है, इसलिए मैंने भी बस आपको जो दिया हुआ है उसी से मैंने बस इसका पॉइंट तैयार किए हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। बस कंसेप्ट के लिए समझिएगा कि इंडिया में जितना भी रिसोर्स मिलते हैं वो सभी जगह एक जगह सब नहीं मिलते हैं, तो सब आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करते हैं? किसी कंट्री में अगर रिसोर्स को अगर बाहर निकालना होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? रिसोर्स प्लानिंग को बेसिकली 3 आपको स्टेप में डिवाइड किया गया है। समझिएगा, जैसे कि किसी एरिया में रिसोर्स मिलता है, मैं बात अगर करूं, अगर झारखंड एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे कोल बहुत ज्यादा मिलता है, कोयला का बहुत सारा आपको देखने को मिलेंगे, खदान देखने को मिलेंगे, वहां पे माइनिंग होती है कोल की वहां पे। तो अगर वहां से कोल अगर निकालना अगर होगा यहाँ पे, तो कैसे निकाला गया होगा, स्टार्टिंग कैसे किया गया होगा? उसका पहला जो होता है प्रोसेस, पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया से कोल निकलने वाला है। तो एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, आपको कोल को मैं आपको साइड में कर देता हूं, और कोई इससे अच्छा जिस एग्जांपल को आप अभी के टाइम में समझ पाए। अब इसे मान लीजिए बिहार के अंदर आपको गवर्नमेंट ने ऐसा आपको किया, अनाउंसमेंट किया आज से 2 साल पहले कि जो साउथ बिहार का जो पार्ट है, साउथ बिहार का, वहां पे आपको निकलने वाला है गोल्ड। मतलब कि आपको ऐसा आपको अनुमान लगाया गया है कि जितने भी आपको मतलब जो एरिया है साउथ बिहार, कुछ ऐसा एरिया है जहां के सॉइल हमको मिट्टी के आपको अंदर से गोल्ड मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का पहला स्टेप क्या होगा गोल्ड को निकालने के लिए? यहाँ पे तो पहला स्टेप यहाँ लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। यानी सबसे पहले आपको हमको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां से हम रिसोर्स को बाहर निकालने वाले हैं यहाँ पे, है ना। और उसके लिए जो प्रोसेस है पहले उसको बोलते हैं सर्वेइंग करना, यानी उस एरिया का पहले सर्वे किया जाएगा कि कितना एरिया में हमको रिसोर्स आपको मिल रहा है ना। पहले उस एरिया का सर्वेइंग होगा, फिर उस एरिया का मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग करने का मतलब कि हमको उस एरिया में कितने घर आ रहे हैं, घर द्वार खेत खलियान क्या क्या आने वाले हैं, पहले उन सब एरिया को पहले देख लिया जाएगा, और देखने के बाद उसको आपको बाउंड्री करना शुरू किया जाएगा। उसके बाद आपको निकालना नहीं अभी है, फिर देखना है कि जो हम रिसोर्स निकालने वाले हैं, जो गोल्ड निकालने वाले हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का निकल रहा है,
और नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटिटी में हमको मिलने वाला है यहाँ पे। ऐसा ना हो कि आपको रिसोर्स निकालने के लिए खर्च कर दिया जाए आपको 20 करोड़ निकालने के लिए, और रिसोर्स जो निकाला गया उसका वैल्यू आता है मात्र 1 करोड़, तो वो चीज हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनती है। रिसोर्स का मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा, उसको हम बोलते हैं, आपको बोलते हैं रिसोर्स बोलते हैं यहाँ पे। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए 1 करोड़ और निकलता अगर है 20 करोड़ का, अगर तब वो चीज हमारे लिए बनेगी, रिसोर्स बनेगी। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया आपको 20 करोड़ और निकल गया 1 करोड़ का, तो आपको रिसोर्स ना बन तो बन जाएगा डिजास्टर बन जाएगा। आपको मैंने मैक्सिमम रिसोर्स यूज किया और ऑब्टेन किया बहुत कम यूज किया, तो इसलिए आपको चेक करते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या रहने वाली, कितना अमाउंट में निकलने वाला है। अगर ये पहला प्रोसेस अगर पूरा अगर हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, इसको हम बोलते हैं इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। तब आपको करते हैं प्लानिंग करते हैं यहाँ पे है कि आपको अब कैसे निकालना है, तो उसके लिए चाहिए होता है हमको है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी आपको कंपनी उस रिसोर्स को निकालेगी वो अपना टेक्नोलॉजी लेके आएगी यहाँ पे, और स्किल के थ्रू क्या करेगी, उसको बाहर निकाल लेगी, उसको रिफाइन करेगी और गवर्नमेंट को देगी। गवर्नमेंट इसको को आपको कंट्री के डेवलपमेंट में उसका यूज करेगा यहाँ पे। और तीसरा हमारा होता है इसमें मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशन प्लान, यानी जो भी रिसोर्स किसी भी अगर स्टेट से अगर निकालते अगर है, तो ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से रिसोर्स निकलेगा उस स्टेट का ही बस उस रिसोर्स का अधिकार रहे। जैसे अगर बिहार से अगर गोल्ड निकलता है, तो ऐसा नहीं कि बिहार के जितने भी लोग हैं सब लोग आपको बन जाएंगे, आपको लखपति बन जाएंगे आपके यहाँ पे, वो रिसोर्स आपको बिहार के लोगों में आपको बांट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस रिसोर्स का यूज आपको देश का जो गवर्नमेंट है ना, वो यूज करेगा पूरे नेशन का डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे आपको झारखंड से निकलता है कोल, निकलता है कोयला, तो उस कोयला पर सिर्फ झारखंड का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे देश का अधिकार होता है यहाँ पे। वही आपको हमारा दिया है, लास्ट पॉइंट दिया है। इसमें 3 प्रोसेस, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा आ गया हमारा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशन प्लान। ये आज का हमारा टॉपिक आपको यहाँ पर रहा, यहाँ पे है। अगर इस टॉपिक को आप पहले क्या करना आपको है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, आपको है इसका अच्छा एक बनाना है, नोट्स बनाना है। इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो लेके आऊंगा, एक वीडियो यहाँ पे आपको हो चुका है, यहाँ पे 2 वीडियो आपके पास और आपके पास बचा हुआ है यहाँ पे। फिलहाल इसको लिख लेना है, लिखने के बाद इसको एक बार अच्छे से आपको रीड आउट करना है, पढ़ना है इसको। पढ़ने के बाद अगर फिर भी कोई अगर डाउट अगर मन में अगर रह गया, तो एक बार क्या कीजिएगा ना, पहले वीडियो को पहले दोबारा क्या कीजिएगा, आप लोग आपको एक बार फिर से आपको देख लेना है यहाँ पे। फिर भी अगर समझ में अगर नहीं आता है तब कमेंट करना है यहाँ पे, सर हमको समझ में नहीं आया, सीधा सी बात है यहाँ पे, ये तो समझ में नहीं आया। मैं आपको जितना जल्दी हो सके मैं आपको कमेंट में आकर इन चीजों को समझाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीडियो को पूरा समझिएगा पहले एक बार, क्या दिया है यहाँ पे हुआ है, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे। पहले पूरा देखिएगा, समझिएगा, और तब इसको आपको क्या करना आपको है, समझने के बाद तब इसका लास्ट में क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हाई क्वालिटी में करके, और तब इसको जो जहां लिखना हो पहले इसको आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है, और स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझना है, पढ़ना है यहाँ पे, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, है ना। समझ में आ गई है तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए इसको। पहले का अगर वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, चैप्टर 1 हिस्ट्री, चैप्टर 1 पॉलिटी, तो उस पर जाकर पहले विजिट कीजिए, उसको देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सब वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आपको इन सब में आपको टॉपिक में कोई इशू ना हो, और जब उनको भी समझ में आ जाए तो अपने फ्रेंड के साथ आपको डिबेट करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग होगा आपके फ्रेंड्स के बीच में, उतना ही आपका नॉलेज भी और इनहेंस करेगा, है ना, कि ये समझ में आने लगेंगे और चैप्टर आपको बिल्कुल लगेगा आसान लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।